न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में एक बार फिर से मेरी तरफ मुलायम यादव की तरफ से आप लोगों को का हार्दिक स्वागत। आज हम बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं और कल मैंने आप लोगों को जीव विज्ञान की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया था और आज हम बायोलॉजी में जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे। जीव जगत का वर्गीकरण आप लोगों को मैंने कल बताया था। जीवों को मुख्य रूप से सबसे पहले जंतु और पादप के रूप में दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक तो जंतु और पादप, वो बेसिक क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे जो हम लोग जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे। तो जीव जगत के वर्गीकरण में सबसे पहले हमारा इसमें फर्स्ट हेडिंग है जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण। देखिए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जीवों को अलग अलग तरह से वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। इसमें कुछ वैज्ञानिकों का वर्गीकरण काफ़ी सराहनीय रहा है, जिसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो जीव जगत के वर्गीकरण में सबसे पहले जीव जगत का 5 जगतीय वर्गीकरण किया गया। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? जीव जगत का 5 जगतीय वर्गीकरण। 5 जगतीय वर्गीकरण। जीव जगत का 5 जगतीय वर्गीकरण। तो ये जो जीव जगत का 5 जगतीय वर्गीकरण है, एक वैज्ञानिक हैं, आप लोगों को कुछ लोगों को मालूम होगा कि किस वैज्ञानिक ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि जीव जगत का 5 जगतीय वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया। तो जीव जगत का जो 5 जगतीय वर्गीकरण है, एक बहुत इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक हैं, R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर ने 1969 R.H. व्हिटेकर ने जीव जगत का 5 जगतीय वर्गीकरण 1969 में 1969 में दिए। एक क्वेश्चन पूछा आता है, कई बार आया है। जब मैं 2010 में यूपी कैट का एग्ज़ाम दिया था, उस समय भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जीव जगत का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया। तो उस समय मुझे नहीं पता था, लेकिन अब आप लोग याद रखिएगा कि जीव जगत का जो वर्गीकरण है R.H. व्हिटेकर ने 1969 में दिया और ये सर्वमान्य वर्गीकरण था। ज़्यादातर वैज्ञानिकों के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया। अब ये जो जीव जगत का 5 जगतीय वर्गीकरण है, ये कौन कौन से 5 जगत हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इनका जो 5 जगतीय वर्गीकरण है, इसका क्रम क्या है? क्रम में अगर हम इनको लिखें तो देखिए, जो जीव हैं उनका वर्गीकरण उनको वर्गीकृत करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको लिया जाता है। वो पैरामीटर्स जो हैं उसमें एक तो उनकी संरचना क्या है, और जो जीवों में डिफरेंस है एक दूसरे से, कोई जीव कितना अलग है, जैसे एक कोश की, एक कोश की, बहुकोश की, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। इसके साथ साथ में उनका जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं एक दूसरे से अलग हों, शारीरिक संगठन कैसा है, उसमें समानता और विभिन्नता के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो 5 जगतीय वर्गीकरण है किसने दिया? R.H. व्हिटेकर ने। और उसका सही क्रम भी पूछा जाता है। तो सही क्रम क्या है? मोनेरा। दूसरे नंबर पे है प्रोटिस्टा। फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। पादप जगत एवं एक और है जिसका नाम है जंतु जगत। पादप जगत एवं लास्ट में है जंतु जगत। जंतु
जगत। तो इस तरह से पूरे विश्व में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनको 5 जगतों में वर्गीकृत किया गया है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप जगत एवं जंतु जगत। तो आप लोग जानते ही होंगे कि मोनेरा के अंतर्गत सबसे निम्न कोटि के जीव आते हैं जिनकी शारीरिक संगठन बहुत निम्न कोटि की होती है। उसके बाद इनका जो शारीरिक संगठन है और बहुत सारे जो इनका तंत्र है वो एक जगत से दूसरे जगत में जाते समय ये बढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले मोनेरा में सबसे निम्न कोटि के जीव आएंगे, उसके बाद जंतु जगत में सबसे उच्च कोटि के जीव आएंगे। हम लोग क्या हैं? हम लोग सबसे उच्च कोटि के जीव हैं जिसमें जो हम लोग जंतु जगत में आते हैं। मोनेरा की बात हम लोग एक एक जगत के बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभ हम लोग मोनेरा से करते हैं। तो हमारा पहला हेडिंग क्या है? मोनेरा। आप लोग जब वीडियो देखिए तो वीडियो देखते समय एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए। जो भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं उसको नोट करिए। यूपी कैटेड और बीएचयू के दृष्टि से ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं। आप वीडियो देखने के बाद पूरा हमारा जब सारा वीडियो देख लेंगे उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये कितने वैल्यूएबल लेक्चर्स हैं। तो आप इसको नोट करते रहिए। तो बात हम मोनेरा की करते हैं। मोनेरा पहला हमारा जगत कौन सा है? मोनेरा। मोनेरा मोनेरा तो मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं आपको पता है सबसे निम्न कोटि के जीव आते हैं। पहला क्या है? निम्न कोटि के जीव। मोनेरा के अंतर्गत निम्न कोटि के जीव आते हैं। कैसे जीव आते हैं? निम्न कोटि के जीव। मोनेरा के अंतर्गत कैसे जीव आते हैं? सबसे निम्न कोटि के जीव मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद निम्न कोटि के जीव इसलिए आते हैं क्योंकि मोनेरा के अंतर्गत आने वाले, आप लोगों को सबको साथ में लिखते चलना है जो हम बोल रहे हैं, मोनेरा के अंतर्गत आने वाले सभी जीवों में जो केंद्रक होता है, केंद्रक आप लोग जानते होंगे जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, केंद्रक। मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीवों में जो केंद्रक होता है यह आरंभिक होता है। आरंभिक केंद्रक होता है जिसे न्यूक्लियाइड कहा जाता है। न्यूक्लियाइड आरंभिक केंद्रक होता है जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड कहते हैं। मीन्स इसीलिए ए मोनेरा को निम्न कोटि के जीव में रखा गया कि इसमें जो केंद्रक होता है वो आरंभिक केंद्रक होता है या केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। केंद्रक आप लोगों को पता है केंद्रक दोहरी झिल्ली का संरचना वाला कोशिकांग है, लेकिन जो मोनेरा के अंतर्गत जो आते हैं उसमें जो केंद्रक होता है वह बिना झिल्ली का होता है और आरंभिक होता है। इसलिए इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो निम्न कोटि के होते हैं। उसके बाद जो दूसरा और इसका लक्षण क्या है? तीसरा लक्षण है कि मोनेरा के अंतर्गत आने वाले सभी जीव, आप लोग लिखते रहेंगे, मोनेरा के अंतर्गत आने वाले सभी जीव प्रोकैरियोटिक एवं एक कोशिकीय होते हैं। प्रोकैरियोटिक एवं एक कोशिकीय होते हैं। आपको ये बहुत विशेष ध्यान देना है कि मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीवों का जो शारीरिक संगठन होता है वो कैसा होता है? मीन्स प्रोटोप्लाज्म लेवल का होता है, मतलब एक कोशिकीय होता है। अगर कोई जीव एक कोशिकीय है तो उसका शारीरिक संगठन कैसा होगा? जीव द्रव्य स्तर का होगा, प्रोटोप्लाज्मिक स्तर का होगा। तो मोनेरा के अंतर्गत आने वाले सभी जो जीव हैं वो कैसे होते हैं? वो निम्न कोटि के होते हैं। केंद्रक आरंभिक होता है, मतलब असत्य केंद्रक कह लीजिए, केंद्रक बिना झिल्ली का होता है जिसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक एवं एक कोशिकीय होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब जो मोनेरा के जंतु होते हैं, जीव होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय होते हैं। अब आप लोगों को इसका उदाहरण तो समझ में आ गया होगा कि उदाहरण स्वरूप हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं।
कौन कौन से जीव ऐसे होते हैं जो प्रोकैरियोटिक हों और एक कोश की हों, तो आपको पता है, बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ एग्जाम्पल पते होंगे, कुछ एग्जाम्पल नहीं पता होगा। तो हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल का। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया 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 में के साथ साथ आपको पता होगा एक होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। इसके साथ साथ साइनोबैक्टीरिया के बाद थोड़ा सा मुझको ऊपर से डिलीट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेगी। साइनोबैक्टीरिया को नोट करके आप लिख लेंगे। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। क्या बोला जाता है भाई? ब्लू ग्रीन एल्गी। साइट में ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या कहते हैं? BGA। क्या कहते हैं भैया? BGA। एक कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है कि BGA का दूसरा नाम क्या है। तो BGA का दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया, या इसको हम साइट में BGA ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। हिंदी में नील हरित शैवाल। हिंदी में क्या कहेंगे? नील हरित शैवाल। देखिए, शैवाल वास्तव में जो शैवाल होते हैं वो बहुकोष्ठीय होते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यू हरित शैवाल है। यह न्यू हरित शैवाल कैसा होगा? क्योंकि मोनेरा माता है इसलिए प्रोकैरियोटिक होगा और एक कोशिकीय होगा। तो इसके साथ साथ में और जो एग्जाम्पल हैं मोनेरा के अंतर्गत आने वाले, आपको मालूम है एक्टिनोमाइसिटीज़। उदाहरण में और उदाहरण लिखेंगे, एक्टिनोमाइसिटीज़। आर्कीबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया। एटीज। मीन्स अगर मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीवों की बात करें तो मोनेरा में जीवाणु, नील हरित शैवाल, एक्टिनोमाइसिटीज, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया इत्यादि, ये सब आते हैं। तो मोनेरा में हम लोगों ने क्या सीखा? मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले सभी जीव सबसे निम्न कोटि के होते हैं। आरंभिक केंद्रक पाया जाता है। एक कोश की होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं क्योंकि केंद्रक झिल्ली रहित होता है। और गमन की बात हम लोगों ने नहीं किया, तो गमन की बात हम लोग कर लेते हैं कि मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीवों में गमन प्रायः कशाविका द्वारा होता है। लिख लीजिएगा आप लोग, कशाविका। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीवों में गमन किसके द्वारा होता है? तो कशाविका द्वारा होता है। इसको इंग्लिश में फ्लैजिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो इस तरह से होते हैं। तो मोनेरा की बात आप लोगों को समझ में आ गई। दूसरा, मोनेरा के बाद दूसरा स्टेप किसका आता है? प्रोटिस्टा जगत का। तो सेकंड जो है हमारा कौन सा जगत है 5 जगतीय वर्गीकरण का? प्रोटिस्टा दूसरा जगत है। प्रोटिस्टा, देखिए ये जो प्रोटिस्टा शब्द है, एक वैज्ञानिक थे, अब नहीं रहे, देहांत हो गया उनका। देखो, जीव अगर जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु होनी है, तो उनका भी देहांत हो गया। तो जिसका नाम है हेकल ने प्रोटिस्टा शब्द दिया था। हेकल ने
प्रोटिस्टा शब्द, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटिस्टा शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, तो प्रोटिस्टा शब्द जो है किसने दिया? हेकल ने दिया है, हेकल। प्रोटिस्टा शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? तो हेकल ने दिया हुआ है। ओके, अब हम इनके लक्षण की बात करते हैं कि इनका बेसिक लक्षण क्या है। जैसे मोनेरा का हमने लक्षण देखा कि निम्न कोट के होते हैं, ऐसे ही प्रोटिस्टा का भी कुछ लक्षण है। प्रोटिस्टा की शुरुआत अगर हम लोग करें तो सबसे पहले इनका शारीरिक संगठन हम लोग देखते हैं कि शारीरिक संगठन क्या है। शारीरिक संगठन में सबसे पहले वही बात आती है कि ए जीव जो होते हैं इनका शरीर कितना कोशिकी होता है, और जो कोशिका होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है कि यूकैरियोटिक होता है। तो इसमें हम बात करेंगे प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले सभी जीव, एक्चुअली जंतु आते हैं, वो एक कोशिकी एवं एक कोशिकी एवं यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक, एक कोशिकी एवं यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो एक कोशिकी एवं यूकैरियोटिक होते हैं। अभी आपने मोनेरा का देखा था, तो मोनेरा के जो जीव थे वो एक कोशिकी थे, लेकिन यूकैरियोटिक नहीं थे। वो क्या थे? एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक। इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ। जीव का जो शारीरिक स्तर है वो प्रोकैरियोटिक से बदल कर क्या हो गया? यूकैरियोटिक। तो थोड़ा सा इसमें जो इनके बॉडी का या इनके शरीर का जो डेवलपमेंट हुआ थोड़ा सा हुआ। मीन्स यूकैरियोटिक का मतलब इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता था बिना झिल्ली का होता था, अब प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं वो उनका जो केंद्रक है वो झिल्ली युक्त हो गया। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले जीव क्या होते हैं? एक कोशिकी और यूकैरियोटिक होते हैं। अगली बात हम करें तो इनमें जो गमन होता है, गमन प्रायः देखिए ये जगत की बात है। जगत में किंगडम होता है, तो ये बहुत ब्रॉड टर्म है, तो इसमें गमन और भी बहुत सारी चीज़ों के द्वारा होता है, लेकिन प्रायः कुछ हम यहाँ पे लिखेंगे उन्हीं के द्वारा होता है। गमन प्रायः कूटपाद को हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहा जाता है। गमन प्रायः कूटपाद, सीलिया एवं सीलिया, ठीक है, सीलिया को इंग्लिश में सीलिया ही बोलते हैं, इसका एक ही है, एवं कशाबिका द्वारा होता है। कशाबिका को हम क्या कह सकते हैं? फ्लैजेला कशाबिका द्वारा होता है। मीन्स प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उनमें गमन कूटपाद, स्यूडोपोडिया, सीलिया या कशाबिका। सीलिया को रोमाब कहते हैं हिंदी में, अगर किसी को पता ना हो तो आप लिख सकते हैं, सीलिया को रोमाब बोला जाता है, रोमाब। अब बात यह है कि जो कूटपाद है, कूटपाद के द्वारा या स्यूडोपोडिया के द्वारा, स्यूडोपोडिया को लोबोपोडिया भी कहा जाता है, स्यूडोपोडिया द्वारा जो गमन होता है अमीबा में होता है, सब लोग लिख लेंगे। सीलिया द्वारा गमन पैरामीशियम में होता है, ये भी आप लिख लेंगे। कशाबिका द्वारा गमन यूग्लिना में होता है। प्रोटिस्टा की गमन की बात हुई। नेक्स्ट हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन से जीव आते हैं। आप लोगों को पता है प्रोटिस्टा में एक संघ आता है और उस संघ का नाम है, कुछ बच्चे जानते भी होंगे, उस संघ का नाम है प्रोटोजोआ। ये जो प्रोटोजोआ संघ है, प्रोटोजोआ जो संघ है, इसका अकेले इकलौता संघ है प्रोटिस्टा जगत का। प्रोटिस्टा जगत में एक ही संघ रखा गया है। आपको पता है जब हम लोग जंतु विज्ञान पढ़ेंगे उसमें 10 संघ पढ़ेंगे, जिसमें से 9 संघ पोरीफेरा से लेकर कार्डेटा तक
वो एनिमलिया में रखे गए हैं। केवल और मात्र एक संघ प्रोटिस्टा में रखा गया है और वो संघ कौन सा है? प्रोटोजोआ। तो हम एग्जाम्पल में बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, बस इतना लिख सकते हैं कि प्रोटोजोआ संघ के सभी सदस्य, प्रोटोजोआ संघ के सभी सदस्य, कुछ सदस्यों को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग देखिए। अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। इसके अलावा एंट अमीबा, जिंजिबेलिस, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, ये बहुत सारे जीव हैं जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे आपको नोट करके 2 पॉइंट लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बात यह है, प्रोटिस्टा को जंतु जगत का डस्टबिन बोला जाता है। प्रोटिस्टा को जंतु जगत का नहीं बल्कि जीव जगत का क्या बोला जाता है? डस्टबिन बोला जाता है, कूड़ादान। क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे गए सभी जीवों में ये नहीं पता कि वो जंतु हैं कि पादप है। उनका मतलब पूरी तरह से जानकारी नहीं प्राप्त हुई वैज्ञानिकों को, इसलिए वो ऐसे सभी जीवों को जिनमें उनको संशय रहा कि वो पादप है या जंतु है, उन सभी को उठाकर उन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया। इसलिए नोट करके आपको लिखना है, प्रोटिस्टा को क्या कहते हैं? जीव जगत का कूड़ादान कहा जाता है, या जीव जगत का डस्टबिन। क्या बोला जाता है? जीव जगत का डस्टबिन बोला जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, जीव जगत का डस्टबिन किसे कहते हैं? प्रोटिस्टा को। प्रोटिस्टा शब्द हेकल ने दिया हुआ था। अगला एक नोट में पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट नोट में आप क्या लिखेंगे? यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा प्रोटोजोआ है, क्योंकि प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है। यूग्लिना एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, मीन्स इसमें हरित लौह पाया जाता है, इसलिए इसको जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो आपको हेडिंग में दूसरा पॉइंट लिखना है, यूग्लिना को जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। यूग्लिना को जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कड़ियाँ, जैसे निर्जीव एवं सजीव के बीच की कड़ी क्या कहा जाता है? निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी को विषाणु या वायरस कहा जाता है। आप लोग जानते हैं, वायरस त्राय मचा रखा है। अगली बात हम लोग करते हैं तीसरा जगत। जो हमारा तीसरा जगत है वो है फंजाई। फंजाई जगत, ये इसको कवक जगत भी कहा जाता है। फंजाई की हिंदी जो है कवक होता है, इसको हम कवक जगत भी कह सकते हैं। कवक जगत की अगर हम लोग विशेषता देखें तो कवक जगत के जो जीव होते हैं, आपको एक ही लाइन में लिखना है। एक ए होते हैं बहुकोशिकीय को इंग्लिश में मल्टी सेलुलर बोला जाता है। मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकी को मल्टी सेलुलर। बहुकोशिकी यूकैरियोटिक बहुकोशिकी यूकैरियोटिक की हिंदी और इंग्लिश एक ही होती है। यूकैरियोटिक को हम इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हैं, यूकैरियोटिक मतलब फंजाई जगत के अंतर्गत जो जीव होते हैं वो आते हैं बहुकोशिकी, यूकैरियोटिक एवं परपोषी का मतलब आप लोगों को पता होगा कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो परपोषी को हम लोग इंग्लिश में हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। परपोषी को इंग्लिश में हेटेरोट्रॉप्स बोला जाता है, और बहुकोश की मल्टी सेलुलर, आप इंग्लिश भी याद रखिएगा। और यूकैरियोटिक मीन्स फंजाई जगत के अंतर्गत जो जीव आते हैं बहुकोश की, यूकैरियोटिक और परपोषी होते हैं। गमन, ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट गमन।
गमन की अगर बात करें तो गमन अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे कवक होते हैं, कवकों में गमन के लिए कोई विशेष उपांग नहीं होते हैं, एक गमन नहीं कर सकते हैं, एक किसी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जैसे वायु हो गया या सीड के माध्यम से, और बहुत सारे जो हमारे कमोडिटीज़ हैं उसके माध्यम से ट्रांसमिट होते रहते हैं। तो इनमें गमन स्वयं का नहीं होता है, किसी वेक्टर की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। उदाहरण की अगर हम लोग बात करें, उदाहरण में कवक आप तो जानते हैं, जितने सारे कवक हैं बहुत सभी कवक इसी में आते हैं। तो कुछ हम कवक का नाम यहाँ पे लिखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे राइजोपस, राइजोपस को ब्लैक मोल्ड या ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेना, राइजोपस को ब्लैक मोल्ड या ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। न्यूरोस्पोरा को पिंक मोल्ड कहा जाता है। पेनिसिलियम को ग्रीन मोल्ड बोला जाता है। इसके अलावा ईस्ट, आपको पता होगा ईस्ट या खमीर। इसके अलावा आप जानते होंगे जितनी भी कवक जनित बीमारियां होती हैं पादपों में, आपको मालूम है पादपों में सबसे ज़्यादा बीमारियां कवकों से होती है, और उनका जो कारक होता है अगर कवक से है तो बहुत सारे कवक होते हैं, उनका नाम हम यहाँ नहीं ले सकते हैं इस छोटे से लेक्चर में। आप यहाँ पे हम कवक लिख दे रहे हैं, एवं अन्य कवक इत्यादि, एवं अन्य कवक इत्यादि। अब यहाँ पे बात एक और इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे मैंने तो बताया कि बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं, एग्जाम्पल भी बता दिया। बास्ट किसकी आती है? खमीर की आती है। ईस्ट को हिंदी में खमीर बोला जाता है, ईस्ट की आती है, और यूपी कैडेट में ईस्ट से क्वेश्चन जरूर आता है। ईस्ट से आती है, ईस्ट का मतलब ये है कि यह इस पर ए नियम लागू नहीं होता। ये तो चलो ठीक है, लेकिन यह बहुकोशिकीय नहीं होता। ईस्ट कैसे होता है आपको नोट करके लिखना है। ईस्ट एक ऐसा कवक है जो कि एक कोशिकीय होता है। आप लोग लिखेंगे ईस्ट एक ऐसा कवक है जो कि एक कोशिकीय होता है। तो ईस्ट कैसा होता है? एक कोशिकीय कवक है। पादप जगत, फंजाई जगत में ज़्यादातर सदस्य ऐसे होते हैं जो विभिन्न प्रकार के पादप रोग उत्पन्न करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्रीकल्चर, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन जनरली आते हैं कि ज़्यादातर रोग उत्पन्न करने वाले जो जीव हैं उनको किस जगत में रखा गया है। तो ज़्यादातर रोग उत्पन्न करने वाले जीव को फंजाई जगत में रखा गया। तो ये बात समाप्त हुई। अगला जो चौथे नंबर का लेक्चर है, किंगडम है, जगत है, वो है पादप जगत। पादप जगत, पादप जगत, पादप जगत, पादप जगत। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लांटी किंगडम, प्लांटी किंगडम। पादप जगत की अगर हम लोग बात करें तो एक ही लाइन में इनका जो लक्षण है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? पहले तो ये ए, या आप लिख सकते हैं पादप जगत के अंतर्गत आने वाले सभी जीव क्या होते हैं? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय को हमने आपको अभी बताया कि ये जो बहुकोशिकीय होते हैं उनको इंग्लिश में मल्टी सेलुलर बोला जाता है। एक कोशिकीय को यूनिसेलुलर बोलते हैं, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, स्वपोषी को ऑटोट्रॉप बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स।
स्वपोषी एवं उत्पादक होते हैं, मीन्स पादप जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकी, यूकैरियोटिक, स्वपोषी और उत्पादक होते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहुकोशिकी, यूकैरियोटिक, स्वपोषी जीव किस जगत के अंतर्गत आते हैं, तो आप क्या लगाएंगे आंसर, पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, बहुकोशिकी, यूकैरियोटिक और उत्पादक को प्रोड्यूसर बोला जाता है, प्रोड्यूसर। तो उत्पादक मीन्स मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड प्रोड्यूसर किस में आते हैं, पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात अगर हम लोग गमन की करते हैं, गमन, तो पादप जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों में गमन अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित। तो गमन क्या हो गया, गमन अनुपस्थित होता है। तो अभी पादप जगत में आपको क्या सीखना है, एक बहुकोशिकी होते हैं, पादप जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं बहुकोशिकी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं एवं उत्पादक होते हैं। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। ऑटोट्रॉफ मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं। आपको मालूम है जितने हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य के प्रकाश में वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया, स्वपोषी कहा गया या ऑटोट्रॉफ कहा गया। इसके पहले हमने आपको कवक जगत बताया था, उसमें मैंने परपोषी बताया था। परपोषी मतलब जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। एग्जाम्पल, पादप जगत का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण कुछ देख लेते हैं। उदाहरण की बात अगर हम लोग करें तो शैवाल, फर्न, पहले मांस आएगा क्योंकि क्रम नहीं टूटना चाहिए। मांस, शैवाल, मांस एक बढ़ते हुए क्रम में है। मांस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म। ये उदाहरण हैं किसके, पादप जगत के। तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एक प्रकार का संघी है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात जब पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ाएंगे, हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे पादप जगत का ही वर्गीकरण। जैसे ही जीव जगत का वर्गीकरण समाप्त होगा, पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ा जाएगा। अगली बात है जंतु जीव जगत का सबसे विकसित जगत का, जीवों के सबसे विकसित जगत का। आप लोगों के दिमाग में तो बात आ ही गई होगी कि हम किस जगत की बात कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं जंतु जगत की। किसकी, जंतु जगत। जंतु जगत को एनिमल किंगडम कहते हैं। एनिमल किंगडम। इसमें भी वही बात है, आपको लिखना है जंतु जगत के अंतर्गत आने वाले सभी सदस्य बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक, परपोषी एवं उपभोक्ता। हम लोग क्या हैं, उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं। उपभोक्ता, पादप क्या थे, उत्पादक थे। तो आपको याद रखना है कि बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक, परपोषी का मतलब उपभोक्ता से ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। उपभोक्ता आपको लिखना है कंज्यूमर, जो मतलब किसी को बने बनाए प्रोडक्शन को कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। तो जो जंतु जगत के जो जीव होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, परपोषी होते हैं एवं उपभोक्ता होते हैं। गमन की अगर हम लोग बात करें
तो गमन विशेष अंगों द्वारा होता है। सब में अलग अलग अंग होता है, विशेष अंग होते हैं, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं। उदाहरण की बात करें तो प्रोटोजोआ संघ को छोड़कर शेष सभी संघ के जो जीव होते हैं, मीन्स पोरीफेरा से लेकर, आपको मालूम है 10 जगत पोरीफेरा संघ है, इनका शरीर पोरस होता है इसलिए इनको पोरीफेरा नाम दिया गया। पोरीफेरा से लेकर कार्डेटा तक के जो सभी जंतु होते हैं, सभी जंतु जगत में आते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत आसानी हो गई होगी। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पोरीफेरा जो है किस पोरीफेरा के जो जंतु होते हैं उनका किंगडम क्या है, तो इनका जो किंगडम होगा एनिमैलिया होगा पोरीफेरा का। लेकिन अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ का जो किंगडम होगा वो किंगडम क्या होगा, वो प्रोटिस्टा होगा। अगली यहाँ पे पादप जगत का जो 5 जगतीय वर्गीकरण है समाप्त हुआ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप जगत के 5 जगतीय वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया, तो आप लोगों को पता ही है कि पादप जगत का जो 5 जगतीय वर्गीकरण है आर्य छुटेकर ने 1969 में दिया। और ये 5 जगत हमने क्रम से आपको बताया ही। इसके साथ ये 5 जगत के बारे में डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने पढ़ा। अब एक और है, जैसे यहाँ पे लिखा है जीव जगत का 5 जगतीय वर्गीकरण, वैसे दूसरा एक और है जीव जगत का 6 जगतीय वर्गीकरण। जीव जगत का 6 जगतीय वर्गीकरण। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको 1 मिनट में मैं बता देता हूँ। जो जीव जगत का 6 जगतीय वर्गीकरण है, इसको एक वैज्ञानिक थे ऊज, इनको बूज पढ़ा जाता है इस तरह से, बूज एवं कैंडलर ने 1990 में दिए थे। ऊज एंड कैंडलर, इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे विलिस। 3 लोग थे, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही लोग पूछे जाते हैं। अब आपको जीव जगत का जो 6 जगतीय वर्गीकरण है इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको केवल 60 में पढ़ना है। इन्होंने कुछ नहीं किया। जो जीव जगत का 5 जगतीय वर्गीकरण था, वो 5 जगतीय वर्गीकरण में जो मोनेरा था, मोनेरा जगत पहला जगत था। इन्होंने मोनेरा को 2 जगतों में बांट दिया, यू बैक्टीरिया एवं आर्की बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में शेष जो है बैक्टीरिया थोड़ा सा गलत हो गया था, यू बैक्टीरिया। शेष जो है आपको जो आर्य छुटेकर जी का 5 जगतीय वर्गीकरण था वही है, बस मोनेरा को इन्होंने 2 भागों में बांटा, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया में इन्होंने किसको रखा, जो हमारे दांतों में सड़न पैदा करने वाले जीव आते हैं। दांतों में आप लोग जानते हैं बहुत सारे लोगों के दांत सड़ जाते हैं, हमारे भी सड़